हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स डायग्नोसिस में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से, जो है हमारा लेक्चर नंबर 5। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। क्या पढ़ने वाले हैं? वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ। और हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम के बारे में, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के बारे में। अगर आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप पहले जाके उसको देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से, जो है हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। क्या है? वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ क्या बताती है? तो हमको पता है कूलम्स लॉ क्या बताती है, फोर्स बिटवीन द टू सक्सेसिव चार्ज पार्टिकल। ये क्या बताती है, फोर्स कितना लगता है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, इसकी जानकारी कौन देती है? कूलम्स लॉ। पर कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देता था। क्या देता था? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और डायरेक्शन हमको खुद निकालना पड़ता था। तो क्या अगर मेरे पास कुछ ऐसे फॉर्मूला आ जाए जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देता ही है, साथ साथ में डायरेक्शन देता है, तो ये क्या करेगा? और भी चीज़ों को आसान कर देगा, यानी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को और भी ज़्यादा आसान कर देगा। यानी वेक्टर फॉर्म क्या करता है? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ रियलिटी में और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को आसान कर देती है। ठीक है, ये क्या देती है? डायरेक्शन मैग्नीट्यूड देती है, साथ साथ डायरेक्शन देती है। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। मान लेते हैं मेरे पास एक्सिस है, दो एक्सिस है, एक है एक्स एक्सिस, दूसरा है वाई एक्सिस। क्या है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। और मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है यहाँ पर जो है Q1, और दूसरा चार्ज यहाँ पर है जो है Q2। Q1 Q2 अगर दो सेम नेचर के चार्ज हैं तो एक दूसरे में रिपल्सन फोर्स लगेगा। अगर दो अपोजिट नेचर के चार्ज है तो एक दूसरे में अट्रैक्शन लगेगा। अगर सेम नेचर के चार्ज है तो ये क्या होगा? ये जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण जाएगा इधर, और ये जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण इधर। ठीक है, मान लेते हैं डिस्टेंस जो है वो है r बिटवीन। अब इस पे फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। तो कूलम्स के अकॉर्डिंग क्या लगता था? ये लगता था K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R2 का स्क्वायर। आया समझ में? इसी तरह इसमें फोर्स क्या लगेगा? फोर्स ऑन 1, इस पे क्या लगेगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R2 का स्क्वायर। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या देता था? ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देता था। तो हम लोग को पता है कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वो वेक्टर क्वांटिटी, उसके पास दो चीज़ें होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यूनिट वेक्टर आर मेरा है, आर कैप यूनिट वेक्टर। तो आर कैप इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा? आर वेक्टर बाय मॉड ऑफ आर वेक्टर। आया समझ में? तो हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कैसे रिप्रेजेंट करती हैं? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं फोर्स मेरे पास 2 पे कितना लग रहा है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर। तो ये क्या देती है? सिर्फ और सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड देती थी। इसका मतलब है कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी देगा, तो हमको आर कैप लगाना होगा। ठीक है, तो हमको ये समझ में आया कि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होता है? टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। किधर होता है? टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर 2 पे निकाल रहे हैं फोर्स, तो हम लोग क्या करेंगे? हमेशा जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन हमेशा किधर रखेंगे? एरो, जहां फोर्स निकालना है। अगर Q2 पे फोर्स निकालना है तो एरो कहाँ रहेगा? Q2 पे। ठीक है, तो ये आया। तो हम लोग लिख सकते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख सकते हैं R वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R वेक्टर, यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, यूनिट वेक्टर क्या होता है? दोज वेक्टर विच हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 एंड हैविंग अ डायरेक्शन। ठीक है, तो वेक्टर 2, तो हम लोग लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन, ये आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं R वेक्टर का Q, और ये आ गया R वेक्टर। तो ये हमारा रियल फॉर्मूला ऑफ
कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है। क्या है? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ का रियल फार्मूला है। भैया बोले कि भैया ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसा फार्मूला है, यहाँ क्यूब होगा, ये हो गया। तो हम लोग इसको समझते हैं कोऑर्डिनेट्स के। जैसे कि ये है, तो अगर मान लेते हैं ऑरिजिन है तो 0,0 ये ऑरिजिन आएगा। तो हमको बोले यहाँ पर तो कुछ कोऑर्डिनेट्स होगा क्यू का, अगर ये हमारा एक्सिस में है तो हमने बोला यस मेरे पास कोऑर्डिनेट्स है। तो अगर मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट्स है वो है x1, y1, ठीक है। और इसका ओरिजिन से कोऑर्डिनेट कितना है? ये है x2, y2, ठीक है। अगर मेरे पास एक पोजीशन वेक्टर हो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये, ठीक है, r। तो अब इसका नाम रख लिए, मान लीजिए कि इसका नाम रख लिए r1। तो r1 वेक्टर कितना होगा? तो हम लोग बोलेंगे r1 वेक्टर इक्वल टू x1 माइनस 0, तो x1 i कैप, फिर y1 माइनस 0 इक्वल टू y1 j कैप, ठीक है। ये हमारा आया r1, ये आया r1, ठीक है। इसी तरह q2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो q2 में भी हम लोग ये डालेंगे, ठीक है, ये एरो डाल दिए q2 में। तो हमारे पास क्या आएगा? जिधर एरो जाती है वहाँ का वैल्यू माइनस यहाँ का कोऑर्डिनेट, तो x2 माइनस, तो r2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? r2 इक्वल टू x2 माइनस 0, तो x2 i कैप। अब x2 y2 माइनस 0, तो ये आएगा y2 j कैप। आया समझ में? तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास। अब हम लोग जानते हैं कि अगर वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर में हमने पढ़ा था एक वेक्टर है जिसका रिप्रेजेंटेशन एरो से होता है। तो अगर मेरे पास एक का हेड और दूसरे का टेल जुड़े और तीसरा जो एक्सिस हो वो फर्स्ट का टेल और दूसरे का हेड जुड़ता है तो उसको रिजल्टेंट वेक्टर बोलते थे। जैसे ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो हमारा सी वेक्टर इक्वल टू क्या होता था? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता था कि नहीं होता था? हाँ, वेक्टर फॉर्म में। तो इसी तरह देखिए एक का देखिए यहाँ से आया हेड और हेड से जुड़ा है टेल, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया? ये r2 नाम रखे थे, तो रिजल्टेंट वेक्टर r2 हो गया। और ये वेक्टर क्या है? ये r वेक्टर है। तो r वेक्टर क्या लिखेंगे? तो r वेक्टर इक्वल टू r2 माइनस r1 वेक्टर। आया समझ में? इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया? r2 माइनस r1। तो हम लोग यहाँ पर फिल कर देंगे फॉर्मूला में, तो ये आ जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r की जगह क्या लिखना है? r की जगह लिखना है r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का क्यूब, ठीक है। यहाँ लिखेंगे r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ऐसा में तो ये रियल फार्मूला हो गया हमारा जो बुक में दिया रहता है, ये बुक इस फार्मूला भी हो गया। आया समझ में? अगर कोऑर्डिनेट्स भी हमारा दिया है तो कोऑर्डिनेट्स हमेशा देखिएगा कि ये फोर्स किस पे निकाल देते? फोर्स 2 पे निकाल देते। किसकी वजह से? 1 की वजह से। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अगर हम फोर्स q1 पे निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? फोर्स ऑन 1 चार्ज ड्यू टू 2 चार्ज, तो ये आएगा मेरे पास k q1 q2 अपॉन, अब क्या होगा? अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे r1 माइनस r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का क्यूब और मॉड, ठीक है। तो यहाँ पर r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। आया समझ में? तो हमारे पास फॉर्मूला में देखिए बदलाव क्या आ गया। तो जैसे ही हमारे पास फोर्स बदल जाती है तो एरो हमारे पास किधर हो गया? तो एरो का डायरेक्शन इधर हो गया, इधर हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे x1 माइनस x2। तो इसी कारण से r1 क्या हो गया? पहले आ गया और r2 बाद में, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमारा बदल गया। तो आया समझ में? और हमेशा ये फॉर्मूला में q1 और q2 कैसे लिखते हैं? साइन के साथ, ठीक है। हमेशा साइन के साथ लिखेंगे, क्योंकि अगर जो पॉजिटिव फोर्स है दो सेम नेचर का है तो वो क्या करेगा? रिपल्शन। पर अगर एक अपोजिट, यानी मान लीजिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये क्या शुरू करेगा? अट्रैक्शन। इसका मतलब फोर्स क्या है? तुरंत पलट जाएगी। तो फोर्स जब पलटेगा तो हम लोग बोलेंगे कि चार्ज के नेचर पे भी हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड करता है। इसी कारण से हमेशा q1 और q2 को कैसे लिखेंगे? साइन के साथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? साइन के साथ। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होती है? टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हम लोग लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट।
किधर होती है, टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और हमेशा क्या लिखेंगे, साइन के साथ। द नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज इज always represented by sign, ठीक है। इसीलिए हमेशा क्या होगा, नेचर ऑफ चार्ज को पता करने के लिए हम लोग साइन का यूज़ करेंगे। अब साइन का उपयोग करेंगे तो हमेशा हम लोग को चार्ज के अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स बदल जाएगा। आया समझ में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल से और हम लोग समझते हैं क्या करती है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, क्या करती है और भी चीज़ों को आसान करती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। तो अगर आप ये इसको उतारे नहीं हैं तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चलिए हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल पे, ठीक है। ठीक है, चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे। अब लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। तो मेरे पास मान लीजिए कोऑर्डिनेट्स दिए हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये मान लीजिए एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है जो है 3 कूलम का, कितना है 3 कूलम, और दूसरा है -4 कूलम, कितना है -4 कूलम। एक है 3 कूलम और एक है -4 कूलम। हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है, इसका कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए यहाँ पर है 3,4 और यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स है ये 6,8, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स है और ओरिजिन यहाँ है 0,0। अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड आउट द फोर्स ऑन -4 कूलम चार्ज ड्यू टू 3 कूलम चार्ज। अब फोर्स कहाँ मांग रहा है, हमारा फोर्स मांग रहा है 3 कूलम पे। अब हमको पता है कि ये 2 चार्ज पार्टिकल क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो यहाँ होगा, यानी टुवर्ड द डायरेक्शन इधर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को हमेशा साइन के साथ लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड आउट द फोर्स ऑन -4 कूलम चार्ज ड्यू टू 3 कूलम चार्ज, ठीक है। अब 3 कूलम चार्ज की वजह से हमको फोर्स निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स इक्वल टू लिखेंगे फोर्स ऑन 4 कूलम चार्ज, 4 लिख लिए और 3 रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो Q1 कितना है 3 लिखेंगे 3, Q2 मेरा कितना है -4, तो -4 हमेशा साइन के साथ लिखना है, पता है। और हम लोग लिखेंगे, अब वैल्यू हम लोग यहाँ का पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो हमको पता है कि ये वेक्टर जहाँ का हम लोग को निकालना होता है, जैसे हमको 4 का फोर्स मांग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का कोऑर्डिनेट्स को इससे माइनस करेंगे, यानी 6i कैप 6 - 3, तो 6 - 3 3i कैप, ठीक है। इसी तरह आएगा 8 - 4 तो 4j कैप आया। इसी तरह अब इसका वैल्यू को मैग्नीट्यूड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, रूट अंडर वेक्टर को, क्वांटिटी को अगर मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं +4 का स्क्वायर और होल का पावर 3, ठीक है। आया समझ में? तो ये फार्मूला वैल्यू आ गया, पुट कर दिया, हमारे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा -12k 3i कैप +4j कैप, और ये आएगा मेरे पास, ये आएगा रूट 5 का होल क्यूब, रूट 25 आ गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर -12 के 3i कैप +4j कैप, और ये आएगा 125, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ गया, फोर्स आ गया, फोर्स ऑन 4 2 3, ठीक है। अब देखिए अपने आप नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, टुवर्ड द, इसका डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड द 3 के डायरेक्शन की ओर है, ठीक है। इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं फोर्स ऑन 3 ड्यू टू फोर्स निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वापस करेंगे, Q1 कितना था 3, Q2 कितना था -4 अपॉन, यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब हम लोग जब इधर आप जब 3 का निकाल रहे हैं, तो 3 का जो कोऑर्डिनेट्स है माइनस इसका, तो 3 - 6 तो माइनस आएगा -3i कैप। इसी तरह 4 - 8 तो मैं क्या आएगा -4j कैप, ठीक है, अपॉन मॉड
-3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर और होल का पावर 3। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास? तो वैल्यू आ जाएगा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 4 इक्वल टू के आ जाएगा -12 के -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ठीक है, और आएगा यहाँ पर कर देंगे तो ये आएगा √25 का होल क्यूब। अब यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 4 इक्वल टू 12 के कैप 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप बाय 125। अब देखिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, यानी किधर बता रहा है? टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आया समझ में? तो अपने आप डायरेक्शन है वो हमारा निकल के आ जाता है। देखिए ये पॉजिटिव क्वांटिटी आया और ये नेगेटिव क्वांटिटी आया। समझ में आया? अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में कहीं भी चार्ज प्लेस किया जाए और पूछे बताओ इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? हमेशा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ का यूज़ करेंगे। ये हमको मैग्नीट्यूड भी देगा और 3 डायमेंशनल स्पेस में हमको डायरेक्शन भी देगी। आया समझ में? तो चलिए हम लोग कुछ 3D वाले क्वेश्चन को बनाते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड बेस के लिए और कॉम्पिटिटिव के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3D प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसको उतार लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। वो बोलते हैं 3D प्रॉब्लम। ठीक है, 3D प्रॉब्लम में अब मान लीजिए मेरे पास ये पहले स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास एक क्यूब है। क्या है? क्यूब। ये क्यूब है, क्यूब है। ठीक है, क्यूब है। ठीक है, और एक्सिस बना लेते हैं। ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है मेरा जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, और मान लीजिए साइड मेरा दिया हुआ ए। कितना है साइड का वैल्यू ए है। ये क्या है? क्यूब है, ये साइड का वैल्यू ए दिया है। तो हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं क्या? तो बोले बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ कोऑर्डिनेट हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। बहुतों को कोऑर्डिनेट्स लिखने नहीं आता है तो वो लोग बता देते हैं। तो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करें। कहाँ से स्टार्ट करें? ओरिजिन से। तो 0,0,0। ठीक है, अब एक्स एक्सिस का लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा? ये आएगा A, 0,0। ठीक है, सारा साइड ए दिया हुआ है। अब इसी तरह वाई एक्सिस का लिखेंगे तो क्या आएगा? 0,A,0। ठीक है, इसी तरह जेड एक्सिस का लिखेंगे तो क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा 0,0,A आया। इसी तरह अब इसका लिख सकते हैं क्या? तो हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पर एक्स एक्सिस है यानी A, वाई एक्सिस भी है तो A,A,0। ठीक है, इसी तरह यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है मेरे पास? हमारे पास एक्स एक्सिस नहीं है तो 0,A,A। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पर लिखना हो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या है? A,0। वाई एक्सिस नहीं है और जेड एक्सिस तो A,A। ठीक है, और यहाँ पर आएगा तो क्या आएगा? A,A,A। ठीक है, अब हम लोग कॉर्नर का नाम दे देते हैं। जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, आया, कॉर्नर का नाम दे दिया। अब हर एक कॉर्नर में क्या है? क्यू चार्ज प्लेस किया गया है। क्या है? क्यू चार्ज को प्लेस कर दिया हर एक कॉर्नर में क्यू चार्ज को प्लेस कर दिया। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट द फोर्स ऑन 6 नेट फोर्स। अब क्या है कि सारे जो है वो फोर्स लगाएंगे 6 पे। अब रिजल्टेंट फोर्स कितना है इस पे मांग रहा है। तो हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन है हमारा फाइंड आउट द नेट फोर्स, फाइंड आउट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 6 कॉर्नर, एक्टिंग ऑन ड्यू टू फाइंड आउट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 6 इस पे। तो अब हम लोग लिखेंगे तो फोर्स ऑन
6। तो किसके वजह से, पहले की वजह से लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे के, दोनों में चार्ज क्या है, सेम है, तो क्यू स्क्वायर लिख देते हैं, क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए इसका दूरी क्या है, डायगोनल, ये देखिए डायगोनली। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लोग पहले कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स, तो हमको इसका कोऑर्डिनेट्स यानी a-0, फिर a-0 y एक्सिस और z एक्सिस। तो हम लोग लिखेंगे a आई कैप प्लस a जे कैप प्लस a के कैप, ठीक है, 0 से माइनस किया इसीलिए ये फॉर्म में आ गया। अगर 3 फॉर्म में है, 3 वैल्यू a, तो हमारे पास क्या आएगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का मॉड पावर 3, ठीक है, पावर 3। तो ये फार्मूला बेस्ड आ गया। तो हमारा आएगा फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 1 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 3a का होल क्यूब, ठीक है, रूट अंडर 3a का होल क्यूब। और ये क्या आ गया, a आई कैप प्लस a जे कैप प्लस a के कैप, ठीक है। इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 2। तो ये क्या आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट माइनस इसका कोऑर्डिनेट, तो क्या है ए कॉमा है, तो ए और ए 0 हो जा रहा है, तो ए कोऑर्डिनेट मेरा 0, तो वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है, तो ए जे कैप प्लस ए के कैप, ठीक है। इसी तरह यहाँ आ गया रूट अंडर 2a पावर 3। इसी तरह फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 3 कहाँ, यहाँ पे है, तो हम लोग लिखेंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन, तो यहाँ पर लिखेंगे इसका माइनस ये, तो आएगा यहाँ पर ए वाई जे कैप आएगा, तो यहाँ पर आएगा a पावर 3, ठीक है। तो ये आएगा फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 4 कहाँ पे है मेरे पास, 4 यहाँ पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, तो ये आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आएगा इसका कोऑर्डिनेट माइनस इसका कोऑर्डिनेट, तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा a आई कैप प्लस a जे कैप अंडर रूट 2a का पावर 3। इसी तरह और भी लिख लेते हैं, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 5, तो ये आएगा के क्यू स्क्वायर 5 कहाँ है, 5 यहाँ पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट माइनस इसका कोऑर्डिनेट करेंगे, तो क्या आएगा, यहाँ पे मेरा था 0, a है ना, तो हमारे पास आ गया, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या बच जाएगा, आई कैप, तो a आई कैप बाय a पावर 3। इसी तरह फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 7 कहाँ, यहाँ पे, तो ये क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर a, तो सिर्फ z वाला एक्सिस बच रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, a के कैप, ठीक है, और यहाँ पर a का पावर 3। इसी तरह 8 वाले के साथ, तो फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 8, हमारे पास क्या आ गया, के क्यू स्क्वायर 8 में क्या है, तो 8 में है a आई कैप और a के कैप और अंडर रूट 2 है, तो रूट अंडर 2a पावर 3, ठीक है। ये फॉर्मूला, ये वैल्यू आ गया, टोटल फोर्स निकाल लिया। अब हमको नेट फोर्स निकालना है, तो एफ नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स इक्वल टू, ऐड कर देंगे हम लोग फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 4, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 5, फोर्स ऑन 7 ड्यू टू 7, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 8 आया। इसको ऐड कर देंगे तो हम लोग देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तीनों में के क्यू स्क्वायर कॉमन है सब में, तो हम लोग लिख देते हैं के क्यू स्क्वायर कॉमन। पहले वाला में क्या है, पहले वाला में है ए क्यूब को भी कॉमन ले लेते हैं सब में से, तो ये क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 1/√3 का क्यूब पहले वाले में, और है मेरे पास ये है ए आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप। दूसरे वाले में क्या है, ये है हमारे पास 1/√2 का क्यूब, और ये है
ए जे कैप ए के कैप, ठीक है। इसी तरह तीसरे वाले में क्या है, तीसरे वाले में है वन ये है सिर्फ ए जे कैप, ठीक है। और चौथे वाले में क्या है, तो ये चौथे वाले में 1/√2 का क्यूब और मेरे पास है ए आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। इसी तरह पाँचवें वाला में क्या है, मेरे पास ए आई कैप, ए आई कैप बचा और यहाँ पर एक और फिर आएगा ए के कैप, ठीक है। और तीसरा वाला में आएगा 1/√2 का होल स्क्वायर होल क्यूब और है ए जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। ये वैल्यू, तो ये टोटल वैल्यू जो हो गया, जो टोटल वैल्यू हो गया ये एफ नेट फोर्स आ गया, ठीक है। नेट फोर्स आ गया हमारे पास ये वैल्यू। तो इसमें से भी फर्दर सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास निकल जाएगा। फर्दर सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू कॉमन कर देंगे तो हमारे पास नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज आ गया। आया समझ में। तो ये क्या करता है, वेक्टर फॉर्म क्या आता है, अब हम किसी में भी फोर्स निकाल सकते हैं क्या। अब हमको 7 पे निकालना है तो फोर्स ऑन 7 ड्यू टू 1, इसी तरह हम लोग सबके वजह से निकालेंगे और सिंपली हम लोग जोड़ देंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट माइनस किसी और का, जैसे 1 का निकाल दें तो इसका कोऑर्डिनेट माइनस इधर का करेंगे और जिसका निकालेंगे उसका कोऑर्डिनेट से माइनस कर देंगे। अगर 2 वैल्यू है तो √2 का होल क्यूब, अगर 3 वैल्यू आ गया तो √3 का √ होल क्यूब आ जाएगा। आया समझ में। तो ये क्यूब करके हम लोग ये फॉर्मूला बना सकते हैं। ये बोर्ड एज वेल एज कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आया समझ में। तो इस 3D क्वेश्चन को ये क्या करता है, वेक्टर फॉर्म और भी आसान बनाता है, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।